नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते आ रहे हैं और प्रत्येक दिन हम लोग 5 टॉपिक लाते हैं, उससे प्रश्न तैयार करते हैं और सभी का समाधान मिलकर के ढूंढने का प्रयत्न भी करते हैं। और प्रत्येक दिन मैं आपको एक प्रश्न दिया करता हूं जो कि पीवाईक्यू से होता है, जिसका समाधान आप मुझे खुद से ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। मैं देख रहा हूं आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। और भी लोग जो है लगातार इससे जुड़े रहिए, जवाब देते रहिए। एपिसोड नंबर 15 पे आज हम पहुंच चुके हैं। देखिए, अब सीधे चलते हैं आज के पहले प्रश्न के तरफ और एक काम कीजिए, इस प्रश्न को 5 स्टार लगाइए। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है इस बार के लिहाज से, जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है। बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। जरा देखते हैं क्या प्रश्न है। पहले, वेतन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और फिर यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया और कहा गया है सही है। ध्यान दीजिएगा, कितने कथन, ठीक है, जो नए तरह का विकल्प है उस तरह की बातें किया गया है। यहां पर पहला क्या कहता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। भारत में पहले वेतन आयोग, जो पहले वेतन आयोग है, उसका गठन वर्ष 1946-47 में किया गया था। और इसकी सिफारिशें, किसकी सिफारिशें? ये वेतन आयोग की सिफारिशें। वेतन आयोग जो सरकार को सिफारिश करेगी, तो कहा जा रहा है इसकी सिफारिशें गैर बाध्यकारी प्रवृत्ति की होती है। कहने का तात्पर्य है कि सरकार को जो सिफारिश किया गया वेतन आयोग के द्वारा, तो सरकार उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य ही नहीं है। सरकार चाहे तो उस बात को ना भी माने, ये कहने का तात्पर्य इसका हुआ। अब जरा इसके विषय में समझ लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने किया है, केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनके लिए। तो यहां पर 7वें वेतन आयोग की बात जो है वो फर्जी साबित हुआ। ये पूरी तरह से गलत है, धूमधाम से गलत हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको लेकर के, 46-47 को लेकर के। देखिए, भारत में पहले वेतन आयोग के गठन की अगर बात करेंगे ना, तो निश्चित तौर पर यह वर्ष 1946-47 में ही किया गया था। ये सही है। देखिए, केंद्र सरकार जो है अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे को बेहतर करने के लिए, उसको संशोधित करने के लिए, पेंशन भुगतान जो किया जाता है उसका जो निर्धारण है उसको भी बेहतर करने के लिए, संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करते हुए आई है। यह एक प्रशासनिक निकाय है। अगर वेतन आयोग की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगी। सरकार गठन करती है, वह सिफारिशें दिया करती है, लेकिन वह बाध्यकारी नहीं होता है कि सरकार उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है ही। मामला समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर के ये जो सिफारिशें हैं वह बताइए गैर बाध्यकारी प्रवृत्ति की होती हैं। फिर तो होगा ना, सही हो जाएगा, क्योंकि यहां बाध्यकारी तो नहीं कहा, तो ये सही हो गया। अब उसके आधार पर कहा गया कितने कथन सही हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि कौन कौन सा कथन सही है, कितने नंबर में। तो ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, पहला गलत हो गया। तो कुल मिला के 2 कथन सही हुआ, तो केवल 2, यानी कि बी विकल्प के साथ हम लोग जाते हुए नजर आएंगे। चलिए अब दूसरे पर चलते हैं। स्पेसएक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 स्टार लगा दीजिए। हाल ही में इसरो ने यह प्रतिष्ठा जो है भारत को दिया है और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का मात्र 4था देश बना है। मैंने आपको पहले भी एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन के द्वारा यह काम किया गया है और भारत अब 4था देश बन गया है। तो निश्चित तौर पर इसरो के द्वारा यह प्रतिष्ठा भारत को मिला है। अब यहां पर इस मिशन के संदर्भ में कुछ बातें कही गई है, समझिए। इस मिशन का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि जीएसएलवी जिसको हम लोग कहते हैं, तो जीएसएलवी के मार्क 3 से किया गया। दूसरा कहा गया इसके तहत प्रक्षेपित 2 उपग्रह, जो 2 उपग्रह है उसमें से एक जो है SDX-01 जो कि चेजर था और दूसरा SDX-02 जो कि टारगेट था। इसके संदर्भ में कहा गया है कि क्या ये सही है। अब जरा इसके विषय में समझ लीजिए। देखिए, स्पेसएक्स मिशन का प्रक्षेपण जो है ना, निश्चित तौर पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ही हुआ है, तो ये तो सही है, ये मामला इतना तक सही है। लेकिन यहां जो कहा गया है भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि जीएसएलवी मार्क 3 के विषय में जो कहा गया है ये गलत है। दरअसल श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण जो किया गया यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएसएलवी। आपने पढ़ा ना, जीएसएलवी पीएसएलवी, तो ये जीएसएलवी नहीं बल्कि पीएसएलवी का C60 जो है
इसको नोट कर लीजिए क्योंकि हो सकता है पॉइंट आ जाए। तो ये जो PSLV C60 है इसके द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। तो कुल मिलाकर के ये वाला पॉइंट जो है यहां गलत हुआ, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखिए इसके तहत प्रक्षेपित दो उपग्रह हैं, दोनों में मैंने एक कहा ये उपग्रह है, दूसरा ये उपग्रह है। तो आपने देखा होगा, इसका वीडियो देखा होगा, नहीं तो यूट्यूब पे जाके देखिएगा, अच्छे से समझ जाएगा। तो इसमें क्या है, एक चेजर है, एक टारगेट है, ठीक है। तो चेजर के लिए कहा गया कि SDX-01 जो है क्या वो चेजर है, बिल्कुल सही। दूसरा SDX-02 क्या है वो टारगेट था, बिल्कुल सही। यानी कि ये दोनों ही सही है, कुल मिलाकर के ये कथन जो है सही हो जाएगा। तो आपसे यहां पर पूछा गया है कितने नहीं, कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन में आप दूसरे के साथ जाएंगे, दूसरा बी में है, केवल बी सही इसका जवाब हो जाएगा। मामला समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला भी, वेतन आयोग वाला भी, दोनों अच्छे से तैयार करना है। अब यहां पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये जो तरीका होता है प्रश्न पूछने का, सुमेलित कीजिए, जैसे यहां भी लिखा हुआ है, कितने युग्म यहां पर लिखा हुआ है, तो ये यूपीएससी का फेवरेट होता है। आप PYQ पलट के देखिए, एक साल भी आप मुझे बता दीजिए जब यूपीएससी ने इस तरह की चीजें ना पूछा हो पिछले 5-7 सालों में। ये हमेशा यूपीएससी इस तरह का नए पैटर्न पर जब कर रही है तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको थोड़े ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। और इस तरह की चीजों में होता क्या है ना, कि जैसे यहां दिया है प्राचीन संरचना, यहां दिया अवस्थिति, यानी कि कोई प्राचीन संरचना है और वह किस जगह पर है, उसके आधार पर देखना है कितने युग्म सुमेलित हैं, यहां पर कौन से युग्म सुमेलित हैं, यह भी पूछा जा सकता है। इसमें चैलेंज क्या होता है कि प्राचीन संरचना जो है इसके विषय में भी आपको जानकारी चाहिए, कहां अवस्थित है ये भी चाहिए, यानी कि जानकारी इसमें ज्यादा चाहिए, नहीं तो गलत होने के चांसेस ज्यादा इस प्रश्न में रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहां पर कहा गया है साइक्लोपियन वॉल भारत को लेकर के, माचू पिचू अर्जेंटीना और माइसीनियन वॉल एंथेस। देखते हैं क्या होता है। देखिए यहां पर सबसे पहले हम इसके विषय में समझ लेते हैं ना, ये तीनों जो है इन तीनों के विषय में समझते हैं, अवस्थिति उसी से निकल के सामने आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा। साइक्लोपियन वॉल जो है ना, दरअसल ये भारत में ही अवस्थित है, और भारत में भी अगर बात करेंगे तो मैं यहां इसके विषय में लिख देता हूं, बिहार राज्य में एक जगह है ना, आजकल काफी चर्चा में ये जगह रहता है। इस जगह का नाम है राजगीर। यहाँ पर जो है मैच वगैरह भी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वगैरह भी बनाया गया है, तो ये सब जगह चर्चा में काफी रहा, तो राजगीर चर्चा में रहता है। दरअसल राजगीर में ही यह स्थित है। इसका निर्माण कार्य जो है, अगर आप देखेंगे स्टडी में, इतिहास की किताबों में, तो ये कहा जा रहा है कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी पूर्व के मध्य में रहा है। निर्माता आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए लिख देता हूं, इसका निर्माता जो है वह बृहदर्थ के बारे में कहा जाता है, राजा थे ये, है ना, तो राजा बृहदर्थ के विषय में ये आपसे पूछा जा सकता है। बिहार पुरातत्व विभाग के अनुसार अगर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो ये कहा गया है बिहार पुरातत्व विभाग के द्वारा कि यह दीवार जो है दुनिया में विशाल, जो ये पूछा गया है साइक्लोपियन वॉल, इसमें अगर देखेंगे तो चिनाई के सबसे पुराने उदाहरण में से एक इसे बताया है बिहार पुरातत्व विभाग के द्वारा। तो कुल मिलाकर के ये चीजें हम जान ली, यानी कि बिहार में है तो भारत में तो है ही भैया, चलो ये सही हो गया। तो यहाँ तो मामला सही हो गया। माचू पिचू बहुत फेमस है, तो माचू पिचू क्या है ना, एक प्राचीन शहर है, यहाँ लिख दो इधर, एक प्राचीन शहर है। अब एक बात समझ लीजिए भाई, ये तो बहुत फेमस शहर है, और लेकिन मामला क्या है ना कि ये अर्जेंटीना में नहीं है ये लैटिन अमेरिका में ही, लेकिन लैटिन अमेरिका का देश का उसका नाम है पेरू, ना कि अर्जेंटीना। ये दोनों ही लैटिन अमेरिका में है, तो अगर महाद्वीप के आधार पर दे दे तो लैटिन अमेरिका के हिसाब से पूछ दे तो सही होगा, नहीं तो देश के हिसाब से ये पेरू में होगा। तो कुल मिलाकर ये गलत हो गया। तीसरा आपसे पूछा गया है माइसीनियन वॉल, और पूछा गया क्या एंथेस में है, तो देखिए एंथेस के एक्रोपोलिस में माइसीनियन दीवारें पहाड़ी के चारों ओर बनी थी, और कहा गया है कि 16 से 1100 ईसा पूर्व में ये बनी थी, और यहाँ के लोगों ने एक्रोपोलिस को एक शक्तिशाली गढ़ बनाने के लिए इन दीवारों का निर्माण किया था, इस वॉल का। तो एंथेस से है तो यह सही हो जाएगा, यानी कि यह सही हो गया। पहला और तीसरा सही हुआ, 2 सही हुआ। कितने युग्म पूछे गए थे, तो केवल 2, यानी कि बी विकल्प के साथ हम लोग चलते हुए नजर आएंगे। इतनी सारी बातें समझ गए ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब ये देखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कीजिए, इन्वायरमेंट बेस्ड सेगमेंट में पूछा जा सकता है। ये सब चीजें 3 स्टार लगा दीजिए। चर्चा में रहा, ये चीजें चर्चा में रहा, यूट्रिकुलेरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इस तरह की चीजें जो रहता है ना, ये स्टेटमेंट ऐसे यूपीएससी हमेशा प्रश्न पूछते रहती है कि समाचार पत्रों में चर्चा में रहा, इस तरह का PIQ देखेंगे आपको मिलेगा। तो यहां पर जो आपसे पूछा गया है वह यूट्रिकुलेरिया के विषय में पूछा गया है कि क्या है ये। सबसे पहले एक
थोड़े सा इसके विषय में समझ लेते हैं, इस प्रजाति के विषय में। देखिए, जो यूट्रिकुलेरिया होता है ना, वह एक मांसभक्षी पौधा की एक प्रजाति है, या इसे कीटभक्षी भी कह सकते हैं। क्या है? पौधा की एक प्रजाति। तो जो पहला ही विकल्प आपको दिख रहा है, एक कीटभक्षी पौधा, अगर मैं यहां पर लिख दूं मांसभक्षी तो क्या गलत होगा? नहीं, ध्यान रखिएगा। मतलब कीट है तो कीट तो मांसी हुआ ना, तो वही बात है, यहां पर है मांसभक्षी पौधा होगा। अब एक चीज आपसे पूछा जा सकता है, सही जवाब तो आ ही गया आपके पास, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई साहब ये बताइए कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, मतलब ये पौधा जो है कहां पाया जा सकता है। तो एक जगह, एक महाद्वीप बस छोड़ दीजिए, जो कि अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका को छोड़ करके लगभग प्रत्येक महाद्वीप में यूट्रिकुलेरिया आपको मिल जाएगा। ये जो होता है ना, ये पौधा, ये दरअसल ब्लेडर जाल के माध्यम से क्या करता है कि छोटे जीवों को पकड़ लेता है, जैसे कि प्रोटोजोआ की बात करेंगे, कीड़े की बात करेंगे, लार्वा को, जैसे मच्छर को, ये सब पकड़ लेता है उसको, ठीक है, फिर उसका भक्षण करता है। मामला समझ में आ गया? यानी कि अंटार्कटिका को छोड़ के तमाम महाद्वीप पर आपको देखने को मिलेगा। चौथा का ए। अब चलते हैं पांचवा पर। देखिए, इकोनॉमी के सेगमेंट से है और इसको भी आप 3 स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर एनबीएफसी को लेकर के इसमें चर्चा किया गया है, तो यह आपके लिए जरूरी हो जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, है ना, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होता है, जिसको हम लोग एनबीएफसी बोलते हैं, उसके विषय में कहा गया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है कौन से कथन सही है, कौन से, कितने वाला नहीं है। तो ध्यान से, यहां पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है, जरा ध्यान से देखेंगे। मैं पहले लिख देता हूं, ये एनबीएफसी वाला मामला है, ताकि आपके नजर पे ये रहे। ये कहा क्या गया है, ये कंपनी अधिनियम 1956, ठीक है, अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड क्या होता है, ये जो एनबीएफसी है ये सही है। यही दोनों जो है अधिनियम, इसी के तहत पर कोई एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरी बात का क्या गया है, इन्हें मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करने की अनुमति जो है वह नहीं होती है, ये कहा गया है। तो ये बात सही है कि एनबीएफसी को जो है डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह भी सही हो गया। अब इसके द्वारा आहरित चेक जारी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एनबीएफसी को ना चेक जारी करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी एनबीएफसी हो वह चेक जारी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि एनबीएफसी बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं करती है, और बैंकिंग सेवाएं जो प्रदान करेगी उसी को केवल चेक जारी करने का अधिकार है। यानी कि चेक जारी जो है वह केवल बैंक के द्वारा ही किया जा सकता है, एनबीएफसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा नहीं। नाम ही है नॉन बैंकिंग, तो ये गलत हो गया, ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ये गलत करके आते हैं। अब अगला क्या है, ये अधिकतम 10 वर्षों के लिए जमा राशियां स्वीकार कर सकती हैं। ध्यान से, ये अवधि जो दिया गया है, दरअसल ये बहुत ज्यादा अवधि दिया गया है। दरअसल जो एनबीएफसी जो होती है ना, ये कंपनियां न्यूनतम 12 माह से लेकर के 60 माह, लिख देता हूं यहां पर, 12 महीना से लेकर के और कितना, 60 माह, ध्यान रखना है, इतना ही। तो 12 माह से न्यूनतम हो गया मिनिमम, और मैक्सिमम 60 माह के लिए जनता की राशि जो है वह स्वीकार कर सकती हैं। 10 वर्ष का तो सवाल ही नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पहला और दूसरा सही हुआ था। आपसे पूछा गया था कौन से कथन, कितने नहीं कौन से, तो पहला और दूसरा ढूंढिए कहां पर है, पहला और दूसरा, यानी कि डी विकल्प के साथ हम सबको चलना है। ये मामला समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है एनबीएफसी के बारे में। यहां से अगर मान लीजिए एनबीएफसी के बारे में कोई भी प्रश्न पूछा गया ना, तो कहीं से भी एक स्टेटमेंट इसमें से रहेगा आपको, तो इसके विषय में थोड़ा सा और पढ़ लेना है आपको। अब यह प्रश्न आपके लिए जो कि पीवाईक्यू से है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। मिशन स्पाइड्स किससे संबंधित है? वन्यजीव प्रवासी प्रजाति संरक्षण से, यूरोपीय संघ यानी कि ईयू का एक नौसैनिक मिशन है, या फिर गाजा में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का एक अभियान था, या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश प्रदूषण पर दिशा निर्देश तैयार करना इसका लक्ष्य है। ये 4 में से कोई एक सही होगा, जो भी सही हो
क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा। मुझे ये जरूर बताइए कि आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगता है, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, आपकी डिमांड इसमें क्या है। मैं तमाम जो आप लिखते हैं मैं खुद से पढ़ा करता हूं। दूसरी बात, जो ये प्रश्न पूछा है सभी लोग इसका जवाब दिया कीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो वह भी आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।